हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है और ये मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल है। आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट हाइमटेक्स, स्पेशली हाइमटेक्स 2025 के बारे में, कि इसमें हम अपने ऑर्डर्स कैसे पकड़ें। लोग जाते हैं हाइमटेक्स में लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते, कस्टमर्स नहीं मिलते। वो आपके मसाइल का हल भी बता रहा हूँ क्या है, ठीक है ना। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको बात समझ आएगी कहानी क्या है। सन 2010 में मैं पहली मरतबा हाइमटेक्स गया था फ्रैंकफर्ट, जब मैं जॉब करता था एक जगह। ये बात बड़ी गौर से सुनने की है। हमारे एक स्टॉल था और हमारे स्टॉल में भरा हुआ था। उसमें छोटा सा हमने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया था, पेंट्री बनाई थी, टेबलें रखी हुई थी और हमने बड़ा जबरदस्त बनाया था। और हमारा स्टॉल में हर वक्त कस्टमर भरे होते थे, उबल रहे होते थे कस्टमर, ठीक है ना। हमारे बराबर में हमसे तकरीबन 3 गुना बड़ा स्टॉल, और हमारे पाकिस्तान का ही था, मैं नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का। 3 गुना बड़ा स्टॉल, बल्कि 2 गुना तो 100% होगा, बल्कि 3 गुना वो खाली पड़ा होता था। 4 दिन वो खाली पड़ा रहा। कोई थोड़े बहुत कस्टमर आ गए वॉक इन कस्टमर, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई हो। कोई हुई हो अंदर तो और बात है, लेकिन खाली पड़ा होता था। क्या वजह थी? इतना सारा पैसा लगाया, स्टॉल सजाया, खूबसूरत बनाया, फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा। वजह क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ही बात समझ आएगी, वरना अपना पैसा जाया करेंगे हम टैक्स में जाके। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इस चीज को जरा समझें। कस्टमर कहां से आता है और कौन सा होता है? देखो, कस्टमर ज्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन ही होते हैं। कुछ थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलियन और मिडिल ईस्ट के आते हैं, मेरे लिहाज से वो 5% भी नहीं होते। मेजर कस्टमर आपका अमेरिका का है और यूरोप का है, इस बात को आप समझ लो। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो 5% टू 10% होते हैं। अब इसको जरा समझिएगा, जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत अहम है। जो कस्टमर आता है उसमें 75% कस्टमर्स की पहले से मीटिंग सेट होती है। बड़ी बड़ी कंपनी के साथ उनकी ऑलरेडी, या छोटी कंपनी के साथ उनकी मीटिंग सेट हुई होती है। वो आते हैं, उनसे मिलते हैं, बाकी ऐसे घूमते घामते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, चलो जी वापस अपने मुल्क चले गए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वो कस्टमर। तो उस कस्टमर से तो आप काम कर नहीं सकते। तो 75% कस्टमर को तो आप साइड पे कर दो। 5% कस्टमर वो होते हैं जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं, मतलब देख रहे होते हैं, रिसर्च के लिए आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कैसा चल रहा है, फलाना ढिमाका। उनसे भी होते वो भी बाहर हैं, कोई घेर ले तो बड़ी बात है, वरना वो भी कोई खास काम नहीं होते। बचे सिर्फ 20%। ये कस्टमर हैं जो आपके काम के हैं। इनके साथ आपने पहले से मीटिंग सेट करनी है, अपने यहां मंगा के। अगर पहले से मीटिंग सेट नहीं करोगे तो आपका जेमटेक्स बनाना बेकार है। मैं आपको सही बता रहा हूं। आप जाओगे, मायूस हो जाओगे, कहोगे यार कोई आ ही नहीं रहा, कोई का काम ही नहीं हो रहा। पहले से अपनी मीटिंग्स को सेट करें इनके साथ। पहले से कैसे मीटिंग सेट करनी है, उसकी मेरी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। मेरा कराची में ऑफिस है, खयाबान राहत डिफेंस में। आप आइए, मुझसे मिल लीजिए या ऑनलाइन ले लीजिए। छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। हमारी ई बुक भी है, हाउ टू ग्रैब एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसके अलावा हमारी दूसरी ई बुक्स भी हैं, टावल कॉस्टिंग और फैब्रिक कॉस्टिंग के बारे में, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। हाउ टू ग्रैब एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स वाली ई बुक से तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि उससे आपको कस्टमर पकड़ना आ जाएगा। लेकिन चूंकि उसका कस्टमर पकड़ने का ड्यूरेशन 4, 5, 6 महीने तकरीबन होता है, तो अब हेमटेक्स के लिए वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगी, लेकिन वैसे आपको फायदा होगा। अलबत्ता आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो 20% कस्टमर है, इनको कैसे पकड़ूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले ये समझ लो, ये 20% कस्टमर आ किस लिए रहे हैं। ये 20% कस्टमर कौन है? ये कोई आपसे शनैल बेड स्प्रेड और ब्लैंकेट्स और बड़ी चीजें और हाई फाई चीजें थोड़ी लेंगे आपसे। कोई बड़े बड़े बेड स्प्रेड T400, T500, T600 ये थोड़ी लेंगे। ये तो लेंगे उन कंपनियों से, जरा सुनना, उन कंपनियों से जो बहुत बड़ी जाइंट कंपनीज होती हैं, जिनके $100 मिलियन की ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, जिनके ऑलरेडी इतने सारे हेमटेक्स पे उनके कस्टमर्स आए हैं। ये तो उनसे लेगी, ये आपसे नहीं लेगी। ये कौन से कस्टमर्स हैं? अमूमी तौर पे 2 कस्टमर्स होते हैं, 2 तरह के। इसको जरा समझ लें, कैटेगरी समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह के 2 कस्टमर्स होते हैं। ये पहला कस्टमर तो होता है जो सिर्फ प्राइस के चक्कर में आता है, यार मुझे कम प्राइस मिल जाए, मेरी प्राइसिंग कम हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बस ये एक इनका ये है। दूसरा ये होता है कि जिनको कोई नया काम मिल गया होता है और उसके लिए वो एक नया वेंडर ढूंढ रहे होते हैं। मिसाल दे रहा हूं, हमारे पोर्चुगल का कस्टमर था, वो हमारे पास आया। उसको वो होटल में सप्लाई करता था सारे टॉवल्स वगैरह। अब वो ये चाह रहा था कि उसको एक नए होटल का काम मिला, तो जितने पुराने होटल के जो उनके सप्लायर्स थे, जो वेंडर्स थे, उनको उसने वैसे ही रखा। उन्होंने कहा इनको नहीं छोड़ूंगा। वो याद रखना, इसको आप छेड़ भी नहीं सकते। ये जो होटल्स और हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, इसको करना, इनकी जो सोर्सिंग कंपनी है उसको छेड़ना बहुत खराब, गलत हो जाता है। मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी की ब्लीचिंग ऊपर नीचे हो गई, किसी की वाइटनेस ऊपर नीचे हो गई, बड़े मसले मसाइल होते हैं। किसी का जकार्ड का डिजाइन में कोई मसला हुआ, तो इसलिए इनको नहीं छेड़ सकते। लेकिन उसको नया होटल का काम मिला था, उस कस्टमर पोर्चुगल वाले को, तो वो हमारे पास आया था। तकरीबन 4 या 5 टन उसने हमसे ऑर्डर की बात की थी। तो ये तो मैंने आपको 40 या 50 टन की ऑर्डर की बात की थी।
तो ये तो मैंने आपको एक थ्योरी बताई। तो कोई नया काम मिला हो या फिर एग्जिस्टिंग कोई काम उनका चल रहा हो, उसमें प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो रही हो और वो उनको एक नया वेंडर चाहिए हो, तो दोनों सूरतों में एक चीज समझ आती है कि प्राइस इज द मेन थिंग। आपको अपनी प्राइस को ठीक करना है। याद रखना एक बात मेरी, ये जो प्राइसिंग है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब वो आपके स्टॉल से गुजरता है, बाहर आपने T500 लगाया हुआ, वो प्रिंटेड लगाया, वो डिजिटल प्रिंट लगाया, वो आपके अंदर उसके स्टॉल के अंदर आएगा भी नहीं। रीजन पूछो, उसको नहीं पता है डिजिटल प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग की कॉस्ट 200 रुपए पर मीटर है, वो कहां से देगा? उसके पास पैसे हैं? उसको नहीं पता ये T400 T500 ये हमारा, बल्कि वो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा ये T400 T500 इसने अगर बाहर लगाया हुआ है, स्ट्राइप साटिन लगाई हुई है, डॉबी चिकार्ड लगाई हुई है, भाई ये तो कोई भाई हाई फाई किस्म का वो वेंडर है, स्टॉल है, भाई इसमें नहीं जा सकता, वो वहीं से भाग जाएगा। आपने उसे वो चीज लगा के दिखानी है जो उसकी जरूरत है, जो उसकी जरूरत है वो आपके स्टॉल के बाहर, आपके स्टॉल के अंदर नजर आनी चाहिए। इसीलिए हम ज्यादातर लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप अपना स्टॉल बनाएं तो स्टॉल को आधा बनाए रिटेल के हिसाब से, आधा बनाए इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से। आधे में आपने व्हाइट रखना है, व्हाइट टॉवल, व्हाइट बेडशीट, आधे में प्रिंटेड और डाइड रखना है, ताकि, और टॉवल और बेडशीट दोनों रखना है, ताकि उसको जरा नजर आए कि नहीं यार ये मेरे काम का स्टॉल है। ये पहली चीज है। प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सादा बनाओ, सादा बनाओ, देखो सादगी होनी चाहिए, मैं खुद कहता हूं सादगी होनी चाहिए, लेकिन सादगी कैसे होनी, उस कस्टमर को पकड़ने के लिए सादगी बहुत जरूरी है, लेकिन सादगी कैसे होनी चाहिए? सादगी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर एक नफासत हो, एक खूबसूरती हो, इसके अंदर सादगी होनी चाहिए। वो कस्टमर आपके पास आएगा। मैं आपको आज ये बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, आपने बाहर पूरा बेड दीवार पे लगा दिया, वो नहीं आएगा, वो दूर से भाग जाएगा, कहेगा इतने बड़े लोग हैं, इसकी प्राइस इतनी हाई होगी, उसके जहन में प्राइस है $8 और आप दे रहे हो $13, तो वो तो बाहर से ही भाग जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये, अब आपने क्या करना है जरा उसको समझिए, प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे फर्ज करें स्ट्राइप साटन की हम बेडशीट बनाते हैं, ज्यादातर इसमें T250 चलता है, 40-40 110 140 110 ये चलता है। बाद में थोड़ी सी इनोवेशन हुई तो उसकी कुछ थ्रेड काउंट कम किए क्योंकि प्राइसिंग ज्यादा हो रही, तो T230 में कर लिया, 40-40 120 110। मैं कहता हूं इसको आप T200 में बना लें, क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। और सुने, अभी मुझे एक कस्टमर मिला कुछ अर्से पहले, उसने स्ट्राइप साटन बनाई थी 24 90 70 में, और बड़ी अच्छी बनी थी। देखो उसको थ्रेड काउंट से कोई मतलब नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है T250 में बना रहे हो, T300 में बना रहे हो, उसको इससे मतलब है कि जब बेड पे बेचेगी, बिस्तर पे बेचेगी, तो उसकी लुक, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी सॉफ्टनेस कैसी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ वॉशेस कितना, उसको इससे मतलब है। अगर आप उसको वो चीज दे देते हो T150 में, वो आपसे T150 का खरीदेगा। तो प्राइसिंग पहले कंट्रोल करो। एक तरीका और बताता हूं, जो शीट सेट लेके जाते हैं डाइड में या नॉन डायरेक्शनल प्रिंट के अंदर, ट्विन फोल्ड क्वीन किंग, लेट्स से क्वीन साइज है, तो क्वीन साइज के अंदर, क्वीन साइज ज्यादातर 90 के पन्ने से बन जाता है, 90-96 के पन्ने से बन जाता है। तो क्वीन साइज के अंदर एक बेडशीट, एक फिटेड शीट, 2 पिलो कवर होते हैं। मैं हमेशा ये लोगों को समझाता हूं, पिलो कवर की कॉस्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? अरे पिलो का देखो, जो आपकी 6-6.5 मीटर में बनता है तकरीबन एक बेड सेट, तो 6-6.5 मीटर में से अगर आपकी 5% भी फिटेड शीट और फ्लैट शीट रिजेक्ट होती, तो उसके अंदर से पिलो कवर निकाल लो। पिलो कवर की अलग से कॉस्टिंग लेने की क्या जरूरत है? या कम से कम एक पिलो कवर तो निकालो, 10-12% प्राइस नीचे आ जाएगी। दूसरी बात, टेबल कवर नैपकिन के इतने कस्टमर आते हैं। आपको मैं गुर की बात बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त। आप ये गुर कहते हैं बेसिकली एक सलाहियत को ना, वो बता रहा हूं। एक टेबल कवर है, उसका साइज है 62 इंच बाय 62 इंच, ठीक है ना। अब 62 इंच बाय 62 इंच में से 9 20 बाय 20 के नैपकिन निकलते हैं उसी के अंदर से, सेम कलर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, नैपकिन की कॉस्टिंग अलग करते हैं, बेडशीट की कॉस्टिंग अलग करते हैं। अब नुकसान क्या होता है उसका जरा समझें कि देखो, बेड जो एक टेबल कवर है, अगर वो रिजेक्ट होता है वीविंग फोल्ड पे या किसी स्टेन पे, स्पॉट पे, तो उसको हटा के बाकी 8-7 किस्म के नैपकिन तो निकल सकते हैं ना। तो गलती किसकी मुझे बताएं। तो गाइस बताना चाह रहा हूं कि उसकी कॉस्टिंग 30-40% कम हो सकती है, क्योंकि हम टेबल कवर की अलग कॉस्टिंग ले रहे हैं, नैपकिन की अलग कॉस्टिंग ले रहे हैं। आप नैपकिन को टेबल कवर में से निकालें और थोड़े बहुत आप अलग से माल बना लें। तो गाइस प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि आपका स्टॉल जो है, अब वो चाहे जहां पर भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने स्टॉल के बाहर खड़ा होना है हर वक्त, ठीक है ना। और आप खड़े होके देखो, खड़े होगे, बाहर देखोगे और प्रेजेंटेशन दिखाओगे, तो बहुत से लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, हेलो हाय पूछते हैं, उनको प्यार से बात करोगे, समझाओगे, तो क्यों नहीं आएंगे। तो गाइस मैंने सोचा हेमटेक्स के ऊपर एक छोटी सी एक वीडियो बना दूं, और ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है।
और आप लोग जा रहे हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं वहां नहीं आता, बहुत रश होता है, मैं अपना सुकून से कराची में, आई एम वेरी हैप्पी। ओके गाइस, ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है मेरे चैनल को, मुझे मशहूर करना है। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।